नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो वही तो आज देखना है, देख लीजिए। कह रहा है क्या, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ना भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये अपना ये विम्स एंड फैंसी है किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। वही तो इंग्लिश में लिखा है पहला लाइन। अब लिखिए, टू प्रिजर्व द कोर फिलोसफी, क्या, हाँ, कोर फिलोसफी एंड आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर फिलोसफी में क्या आ जाएगा, तो कोर फिलोसफी में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि फेडरलिज्म हो गया, आप कह सकते हैं उसको कि आर्टिकल 32 हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, तो यही सब कोर फिलोसफी में आ जाएगा। अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अमेंडमेंट, तो आर्बिट्ररी अमेंडमेंट के अगेंस्ट में। वाइल आर्टिकल 368 ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अपन लोग को पता है ना कि आर्टिकल 368 में क्या है, पावर है तो पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डॉक्ट्रिन इंश्योर सच पावर कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क। मतलब हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क। देखिए आर्टिकल आर्टिकल मतलब 368 में आपके पास पावर है, नो डाउट इन दैट कि पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन हम लोग हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि अपना पार्लियामेंट जो है ना, वो सोवरेन तो है लेकिन वो एकदम सुप्रीम नहीं है। सुप्रीमेसी अपने यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जुडिशरी का है कि नहीं। तो वही चीज़ जो यहाँ पर लिखा गया है कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने का पावर तो है आर्टिकल 368 में, लेकिन क्या है कि उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, अरे बताए ना अभी यार कि वही सेकुलरिज्म हो गया, उसको आप नहीं ये ले सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आप नहीं ले सकते हैं, आर्टिकल 32 को आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। सेकुलरिज्म है, उसका सोवरेन है आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप नहीं हटा सकते, ठीक है। हम वेलफेयर स्टेट हैं हम लोग, उसको नहीं आप हटा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अपना आ जाता है। चलिए हम आपको ना बताते हैं कि आखिर हम लोग ना ये मतलब हम लोग केशवानंद भारती केस, क्या, हाँ, ये केशवानंद भारती केस में ये आया था। ये आप देखिए कि इनिशियली पार्लियामेंट क्लेम्ड अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर था। अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर पहले पार्लियामेंट को था, लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया, जब केशवानंद भारती केस 1973 आया ना, तो तब एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया। वेयर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन जो है ना केशवानंद भारती केस में है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि दिस डॉक्टरीन इज जज मेड, मतलब जज लोग का अपना बताया ना, जज लोग अपना बना है, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम इस पर बात करते हैं ना कि ये 1973 तक में जो हमारा केशवानंद भारती आया, वहाँ पर हम लोग पहुँचे कैसे हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसके लिए ना हम आपको एक चीज़ ये करेंगे कि आपको ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या, हाँ, आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे ना तो ये 1991 में आया, ठीक है। तो इसमें क्या 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 था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को ना ऐसा छीन लिया गया। मतलब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना उस टाइम ना ये हो रहा था, क्या हो रहा था, लैंड रिफॉर्म एंड ऑल हो रहा था। तो उस लैंड रिफॉर्म हो रहा था तो राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा कर्टेल किया गया। तो इसको लेकर ना शंकरी प्रसाद जो है वो चले गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि ये शंकरी प्रसाद है ना, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 1951 में ही ये चले गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। शायद बिहार से ही थे क्या, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर बताया गया ना कि देखिए हम लोग जो आप बोले कि हमारा ये है कि आप तो बात करते हैं आर्टिकल मतलब आर्टिकल 13 का नहीं बात करते हैं कि कोई भी है कि फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है आपका, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट में था। तो वो बोले कि जो आर्टिकल 13 में जो बोलते हैं ना कि एनी लॉ, एनी ऑर्डर, एनी अमेंडमेंट या एनी लेजिस्लेशन कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, क्या, हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का बात नहीं कर रहा है, ये ऑर्डिनरी लॉ का बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, तो ये ऑर्डिनरी लॉ का बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात। ऐसा शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया। और बोला गया कि भाई कि अपना जो है ना ये अपना जो पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकता है। तो ये बात हो गया। तब आप देखिएगा कि एक आया है ना अपना 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये 1964 में आया था। इसमें ना बोला गया ना कि 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, क्या, हाँ, इसमें ना क्या किया गया कि 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या हुआ, 9th शेड्यूल में ये हुआ ना कि कोई भी आपको लॉ जो है कि आप मतलब अगर उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने की बात किया गया, क्या, हाँ, कि अगर ये लॉ आपका अगर फंडामेंटल राइट ले रहा है या कुछ भी आपको दिक्कत पहुंचा रहा है जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो अगर शेड्यूल 9 में उसको डाल दिया गया उस लॉ को, तो वो जो है ना कि उसको आप लेकर जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकते हैं। समझिए कि एक बक्सा है, शेड्यूल 9 एक बक्सा है, उसमें आप कोई भी लॉ को अगर खोल के उस बक्सा में डाल देंगे तो वो जो है कि आप उसको लेकर मतलब जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होगा। तो ये एक मतलब पेंडोरा बॉक्स टाइप से करके आ गया कि भाई ये क्या बात हुआ। तो इसको लेके फिर से चला गया, लोग बाग चले गए कहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आप देखिएगा कि फिर ये जो है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान,
क्या, हाँ, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये 1965 में ये जैसे ही आया ना, तो इसको लेकर फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये क्या एक नियम कानून लेके आ गया। और सब जो हर सब जगह का जो भी लैंड रिफॉर्म वाला राइट सब होता था ना, तो सब लायक उसमें डाल देते थे कि भाई लैंड रिफॉर्म आपका होगा। अब शेड्यूल 9 में डल गया था, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, तो वहां पर भी फैसला है ना, तो ये क्या किए, ये कंफर्म कर दिए। क्या कंफर्म व्हाट, ये शंकरी प्रसाद वाला जो जजमेंट था ना, तो उसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ये ठीक तो कह रहा है कि भाई इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट के पास सॉरी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल मतलब अपना पूरा अमेंडमेंट, पूरा पावर है, किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करता है, सब कुछ कर सकता है। ये बात हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये अपना क्या हो गया, 65 में हो गया। उसके बाद आप देखिएगा एक और केस आया, क्या, हाँ, एक और केस आया, गोलखनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ क्या, पंजाब। वो वाला केस ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ। क्या, हाँ, ये गोलखनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये गोलखनाथ वर्सेज जो स्टेट ऑफ पंजाब आया ना, तो ये जो केस हुआ ना, ये हुआ आपका 1967 में। तो इस केस में क्या कहा गया ना, इसमें सब कुछ उल्टा हो गया। क्या, हाँ, इसमें सब कुछ उल्टा हो गया। और इसमें बोल दिया गया कि पार्लियामेंट, क्या, हाँ, पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज फंडामेंटल राइट। और क्या है, आर्टिकल 13 जो है वो वैलिड है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर आर्टिकल 13 क्या है, वैलिड है। तो ये तो भाई एक स्ट्रॉन्ग टाइप से हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बता दिया कि नहीं भाई, कि ये जो आर्टिकल जो है ना, ये यहाँ पर क्या बता दिया गया कि जो आर्टिकल अपना 13 जो है, क्या, हाँ, आर्टिकल जो 13 है वो बहुत 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 बड़ा है। किससे, तो आर्टिकल 368 से, ये बता दिया। लेकिन इधर आप देखिएगा तो इधर ये सब कहा गया था कि आर्टिकल 368 है, ये बहुत बहुत बड़ा है आपका क्या है, आर्टिकल 13 से। तो अब ये विवाद में बहुत भयंकर टाइप से बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि अब देखिए, अब उसके बाद जो है ना, इंदिरा गांधी जी को एक टाइम मतलब मौका मिलता है कब, तो आप देखिएगा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या, हाँ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में भाई इंदिरा गांधी तो बहुत गुस्सा थी। वो क्या बोली कि कोई भी मतलब ये आर्टिकल 13 में एंड आर्टिकल 368 में, वो बोली हमको नहीं पता है आपको क्या दिखा आर्टिकल 13 में, लेकिन जो भी कुछ आपको आर्टिकल 13 में दिखा जिसके बिहार पर आप कर्टेल कर रहे हैं हमारा अमेंडिंग पावर को, तो वो सब हम हटा रहे हैं। तो ये मतलब आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया, और आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 3 ऐड करके वो बोली कि भाई हमारा पावर जो है ना अनलिमिटेड रहेगा तो रहेगा। और नॉट ओनली दिस, वो आप देखिएगा कि फिर वो ना मतलब ये, हाँ, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ना, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दी कि राइट टू प्रॉपर्टी को, क्या, राइट टू उस प्रॉपर्टी को और कर्टेल कर दी, ठीक है ना, और कर्टेल कर दी। वो मतलब ना पूरा सोशलिस्ट वाला मतलब उस मोड में आ गई थी। जो गरीबी हटाओ वाला नारा दी थी, तो वो लिटरली वो करना शुरू कर दी थी। तो आप देखिएगा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये देखिएगा आपको पता होगा कि जो ये है ना, तो ये प्रीवी पर्स एक हुआ करता था, ठीक है। तो ये प्रीवी पर्स क्या हुआ करता था, ये प्रीवी पर्स वो हुआ करता था ना कि जो जमींदार लोग थे ना, तो उन लोगों को बोला गया था कि मतलब ऐसा करके राजा रजवाड़ा को कि यहाँ पर आप यूनियन ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको ना कुछ पैसा जो है वो मिलता रहेगा हर साल। तो उसको भी ये बंद कर दी। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। उसके बाद आप एक बार और आपको याद हो तो मतलब देखिएगा 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना, ये आया आपको 1972 में, ठीक है। तो ये केरला में फिर जो लैंड रिफॉर्म हो रहा था ना, तो वहां पर जो लैंड रिफॉर्म हो रहा था, तो वो उस वाले उसको लॉ को पूरा लिखा के उसको क्या हुआ 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तब जाकर अपना जो लैंडमार्क जजमेंट आया जिसका हम सबको इंतजार है, और दैट इज नॉन अदर देन कि हमारा आपका आ गया कि 1973 में क्या आ गया आपका, केशवानंद भारती केस। तो ये जो केशवानंद भारती केस का है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट करके आया। तब यहाँ पर हमारा क्या है, केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन आ गया अपना केशवानंद भारती केस में। कब, तो ये 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 में आ गया। तो ये क्या बोला कि क्या ये क्या किया कि मतलब जो पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर उसको क्या खत्म कर दिया, नहीं भाई खत्म नहीं कर दिया, ये उल्टा अपहेल्ड कर दिया। किसको, फिर से सज्जन सिंह को। क्या, हाँ, ये शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह का जो चल रहा था ना, तो ये भी बोला कि आर्टिकल 368 जो है वो बड़ा है किससे, आर्टिकल 13 से। क्या बात कर रहे हैं तुम, सही बात कर रहे हैं हम, यही वो बोला कि आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 से बड़ा है।
तो फिर ये क्या फ़ायदा हुआ? अरे फ़ायदा इसमें ये हुआ, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर ने बोला कि दुनिया का कुछ भी चीज़ जो अमेंड करने का पावर है अपने पार्लियामेंट के पास, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो भाई पार्लियामेंट तो पगला गया कि भाई जल्दी बता दो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। तो बोला क्या अभी नहीं बताएंगे? बोले क्या? हाँ अभी नहीं बताएंगे, अभी हमको भी नहीं पता है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बोला भाई पगला उगला गया है क्या? तुमको भी नहीं पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और तब तुम बात कर रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मतलब हम अमेंड नहीं कर सकते। बोले हाँ, तो फिर तो कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कि नहीं? बोले हम हर केस में देखेंगे। क्या? हर केस में हम देखेंगे, हम आपका देखेंगे, आप देखेंगे कि गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक, ये तो सिंपल बात है। तो भाई ये तो एकदम आर्बिट्रेटनेस जो है ना मतलब जुडिशरी का, वो एकदम चरम सीमा पर है। तो इसको जो है ना इसी तरह से आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस तरह से क्या हुआ कि जेनेसिस हुआ, इस तरह से इवॉल्व किया है। ठीक है, तो यही बताना था, बस छोटी सी बात है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ सिग्निफिकेंस बता दो। तो इसका सिग्निफिकेंस में देखिए ना, तो कह रहा है कि इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। क्या? हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का क्या है कि वो देख रहा था ना कि किस तरह से आर्टिकल 368 बढ़ते जा रहा था, तो उस तरह से बाय इम्पोजिंग लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट पर ये क्या कर रहा था, लिमिटेशन लगा के ये क्या कर रहा है कि प्रमोट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, जुडिशरी एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो लोग जानते ही हैं ना कि यार देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गार्जियन तो है, कस्टोडियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को भी जुडिशरी बना कर रखता है। तो ये बात सब तो हम लोग कर चुके हैं। अब कह रहा है क्या, जुडिशियल सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स। हाँ आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, मेंटेन्स द रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन किहोतो कोलोहन केस। ये क्या है भाई किहोतो कोलोहन केस? अरे किहोतो कोलोहन केस आपको नहीं पता है? अरे देखिए किहोतो कोलोहन केस ना नागालैंड के एक बंदा थे, मतलब ऑब्वियसली लेजिस्लेचर एंड ऑल। तो ये ना केस मतलब किसके अगेंस्ट ये चले गए थे? तो आपको पता होगा ना कि अपना ना 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हम लोग क्या ऐड किए थे? 10th शेड्यूल ऐड किए थे। पता होगा ना, 9th शेड्यूल के बारे में बताया, 10th शेड्यूल हम लोग ये करके ऐड किए थे। तो इसमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किया था क्या? हाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लिखा, तो इसको लेकर अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि भाई ये तो यार गलत चीज़ है। तो वहाँ पर बोला कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब ये कराना है, और जो भी मतलब क्या बोलते हैं कि जो स्पीकर है तो उसका भी जो मतलब बात होगा वो लास्ट नहीं हुआ, उसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर बताया ना यार कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के भाई कि एकदम मतलब आर्बिट ढंग से काम मत करो, कि थोड़ा सा इसको ऐसा करके लेके रखो कि इसको आप जो है कि स्पीकर के भी जो भी डिसीजन होगा उसको भी, अगर वो एकदम ही आर्बिट होगा, एकदम मतलब अनजस्ट होगा, नेचुरल जस्टिस का फॉलो नहीं करेगा, कोई अच्छा सा रेशनल नहीं है उसके डिसीजन के बिहाइंड, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मतलब रिव्यू में ला सकता है उसको जुडिशरी। ठीक है, हाँ इसमें तो आपको पता ही होगा कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हम लोग बोल दिए कि मर्जर पॉसिबल हो जाएगा जब 2/3 जो है अपना ये टूटेगा। तो ठीक है, 2/3 अगर लोग किसी पार्टी का मर्ज करते हैं, इसीलिए देखिए रामविलास पासवान जी का पार्टी जो तोड़ लिया था, उसका मतलब उसका भाई तोड़ लिया, मतलब इसका चच्चा चिराग का चच्चा, तो वो पार्टी सब उसके पास चला गया क्योंकि 2/3 वहाँ पर चला गया था। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण फिर आप देखिएगा कि वहाँ पर भी जो हुआ था ना, बाला साहब ठाकरे उसका वाला जो पार्टी है तो उसका भी टूटा था, तो उसी तरह से हुआ। शिवसेना का भी वही हाल हुआ, 2/3 उधर चला गया, तो फिर इसके पास ठन गोपाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। इसमें क्या कर रहा है, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करता है, प्रोटेक्ट्स द सोल एंड आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल एंड आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा कंक्लूजन एंड ऑल। अब ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये ऑब्वियस है, आपको खुद ही ये पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा इसका एलिमेंट। जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि फेडरलिज्म है तो वो मतलब आ जाएगा इसमें, आप देखिएगा तो ये सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा किस चीज़ में, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ये बहुत वेग है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कहीं भी इसको यूज कर लेंगे कि हाँ भाई कि सुप्रीमेसी, जैसे कि एनजैक वाला में ये बोल दिए थे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में मतलब उसका वीटो पावर रहना चाहिए सीजीआई का, समझ रहे हैं आप? तो वो इस तरह का चीज़ें भी लेकर आ जाते हैं वो लोग बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में। तो ये देखिए कह रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कि ये तो मतलब ऐसे भी पार्ट रहा है। ये कह रहा है कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये देखिए सोवर्निटी को, रिपब्लिक को, इसको डेमोक्रेटिक को इसको नहीं ले सकते हैं। ये SSDR जो है अपना, ये SSSDR है। तो यहाँ पर क्या है, ये हम लोग सोशलिज्म है, ये बाद में ऐड किया गया है।
ये सेकुलरिज्म है, ये बाद में क्या है, लेकिन ये सेकुलरिज्म है, अगर आप देखेंगे तो कहीं पर होगा, ये देखिए सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है अपना किसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, जो दो अभी ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको लग रहा होगा, बट ये है अपना पार्ट। ये देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, ये है अपना, ये अब कहा जाता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को खुद ही ब्रीच कर रहा है क्या, हाँ, कि सेपरेशन ऑफ पावर खुद ही तो आप डैमेज कर रहे हैं, ऐसा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाके, ये क्रिटिक है। ये फेडरलिज्म है अपना पार्ट, नो डाउट। जुडिशियल रिव्यू है अपना पार्ट, जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो आपको मिनर्वा मिल केस याद आना चाहिए। ये देखिए ये मिनर्वा मिल केस है ना 1980 वाला, ये आपका जुडिशियल रिव्यू आते ही आप ये याद आना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया था ना कि व्हाट एवर अंडर द सन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ऐसा बोल दिया गया था इसमें एकदम जोश में, तो उसको तरह याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ ऑब्वियसली है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो समझ रहे हैं, यही ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हो, तो कोल्हन केस में देखे थे अभी, तो उसमें था लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट, क्या हाँ, ये कह दिया गया कि आर्टिकल जो है ना आपका 368 है, वो आर्टिकल 13 से छोटा है, ये कह दिया गया, ये लिमिटेड अमेंडमेंट पावर कर दिया गया। क्रिटिसिज्म में आप देख लीजिए, ये क्रिटिसिज्म वाला पार्ट देख लीजिए, यही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कह रहा कि इम्पोजिशन ऑफ द जुडिशियल फिलोसफी, हाँ भाई देखिए अपना जो है ना बी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो हम लोग वो डेमोक्रेटिक एथोज पर, मतलब अपना टाइमलेस सिविलाइजेशन के डेमोक्रेटिक एथोज पर हम लोग रहने वाला आदमी है, इंडियन आदमी सब, इसको ये जुडिशियल फिलोसफी में लेकर जा रहे हैं एकदम, तो वो नहीं, यहाँ मतलब अनइलेक्टेड आदमी का ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, हम लोग का यहाँ पर इलेक्टेड आदमी का ज़्यादा चलना चाहिए। तो जैसे आप सुने होंगे जो अरुण जेटली साहब थे, वो बोले थे कि दिस इज नथिंग बट वाज टेरेनी ऑफ अनइलेक्टेड ऑन इलेक्टेड, भाई अनइलेक्टेड लोग है, अब उसका टेरेनी पूरा इलेक्टेड लोगों पर आ जाता है, तो ये चीज़ है। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इसको थोड़ी बैक करता है। जुडिशियल ओवर रीच, क्या हाँ, इसको जुडिशियल ओवर रीच भी बोल दिया था कि भाई जुडिशियल जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन वगैरह, तो इनक्रोचेज अपॉन द सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि अपना आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, हम लोग नाच नाच के कितना बार पढ़ लिए इसको। अनडेमोक्रेटिक एज अनइलेक्टेड जजेज इंजॉय वाइड पावर, देखिए ना मतलब ये चीज़ है, सुप्रीम एंड वाइड पावर, इसी के लिए वो बोले हुए थे। किरण रिजिजू भी देखिएगा तो इस पर कमेंट किए हुए थे कि लोग का पावर बढ़ते जा रहा है, और ये थोड़ा सा मतलब कि ये मतलब अनडेमोक्रेटिक ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजेस का मानना है, ये किरण रिजिजू बोले हुए थे, वो उस पर कमेंट किए हुए थे, ठीक है। आप देखिएगा नाउ एंड देन धनखड़ साहब भी इस पर कमेंट किया करते थे कि भाई ये जो है कि मतलब जुडिशरी जो है कि बहुत बड़का आदमी बनने लगा है, ये सब बात करते रहते थे। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का अगर आपको कंक्लूजन लिखना होगा ना, तो आपको ऐसा आंख बंद करके सोचना हो कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आप देखिएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ये क्या है कि ये कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हाँ, ये कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आत्मा जो रहता है ना, तो वो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उस तरह से आप इसको लीजिएगा। ये कहना ये चाह रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, आप बोलते हैं ना कि ये क्या लिविंग एंड ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग ब्रीदिंग और डायनेमिक रहे, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसका सोल जो है ना वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कि आपको कहना चाहते हैं, ये भी ये क्या करता है ना कि हार्मोनाइज करता है, क्या हार्मोनाइज करता है, ये हार्मोनाइज करता है डेमोक्रेटिक विल को, क्या हाँ, डेमोक्रेटिक विल को और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ये हार्मोनाइज करता है, कौन, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये आप समझिएगा तो ये वुलवर्क की तरह, मतलब एक बड़ा ही मजबूत डिफेंसिव वॉल की तरह खड़ा रहता है, कि जैसे मान लीजिए कि उधर से आ रहा है कौन, मतलब ये आपका लेजिस्लेचर का अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है, तो ये बुलवर्क की तरह एक 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 अनफॉर्मेटेबल वॉल की तरह वो खड़ा रहता है वहाँ पर ये, और ये एट द सेम टाइम ये ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि ये कॉर्नर स्टोन है किसका, तो इंडियाज के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। जो आप कह रहे हैं ना इतना लेके नाचते रहते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड ऑल, तो ये कॉर्नर स्टोन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। कॉर्नर स्टोन समझते हैं ना, कॉर्नर स्टोन इस स्टोन को बोला जाता है ना कि ये स्टोन मतलब कोई भी आर्क का ये कॉर्नर स्टोन की ये स्टोन टूटा कि ये पूरा आपका मतलब जो भी है बिल्डिंग्स एंड ऑल जो भी स्ट्रक्चर है वो गिर जाएगा, तो वही है। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बोला गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये बोलता है कि हम ये क्या बोलते हैं उसको, आपके डेमोक्रेटिक विल को हम अलाइन करके रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से, इसका बोला जाता है। ये और भी चीज़ बोलता है कि इन एरा ऑफ द फ्रीक्वेंट कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या हाँ, आप इतना फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड कर रहे हैं, इस एरा में भी हम लोग मतलब नॉट इन ओनली इन लेटर, स्पिरिट में भी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ऐसा करके बचा के रखे हुए हैं, क्या हाँ, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नॉट इन लेटर बट इन स्पिरिट, जो बोलता है ना कि इन लेटर एंड स्पिरिट, कि खाली कहने सुनने के बाद नहीं, ग्राउंड पर भी काम होना चाहिए, तो उस तरह से बात करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है नॉट इन लेटर बट इन स्पिरिट, इट इज सेफ गार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस एरा ऑफ फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट,
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यही बात है, यही रहा आपका क्या बोलते हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब थोड़ा-सा हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, बाइंड अप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अरे देखिए कंक्लूजन में क्या करा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस, यही नाम आपको बोले अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस को रिप्रेजेंट करता है ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग दैट, ये क्या इंश्योर करता है वो देख लीजिए, व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डायनेमिक, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक रहने दीजिए, आप अमेंड कीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के अमेंड कीजिए, बट इट्स सोल रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन हम इसका जो ये फाउंडेशन स्टोन है, जो इसका सोल है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको छूने नहीं देंगे। बाय हार्मोनाइजिंग डेमोक्रेटिक विल विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, क्या हाँ डेमोक्रेटिक विल को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से हम हार्मोनाइज करेंगे। द डॉक्ट्रिन हैज इमर्ज एज द बुलवर्क अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियनिज्म, समझ रहे हैं ना, डिफेंसिव वॉल बोले ना अभी आपको। अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्या कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, याद रखिएगा एकदम, ठीक है ना। इन एरा ऑफ फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है देखिए ना, अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कि महिला लोग को ऐसा 33% रिजर्वेशन देने के लिए, नहीं हुआ है, तो वो हुआ है कि नहीं। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद नहीं है एनजैक वाला, जिसको कि नल एंड वाइट कर दिया ये लोग। हाँ तो चलिए खैर ठीक है, ये है फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट कंटिन्यूज टू सेफगार्ड स्पिरिट नॉट जस्ट लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार दिया है आर्टिकल 32 सेकुलरिज्म, तो ये अधिकार जो है माइनॉरिटीज का राइट, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज छीनने नहीं देगा किसी को भी, चाहे कितना भी कोई मजबूत हो जाए, 56 इंच के सीना लिया हो, चाहे 112 इंच के। खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें जो है कि आपको याद रखना है, और तो क्या है, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग है ना जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल ओवररीच, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे। टाइम बिंग के लिए आपका मेंस नज़दीक आते जा रहा है, तो इसीलिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, और आप धीरे धीरे अपना पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा घंटा बढ़ाते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।